जय हिंद। आज हम इंडियन आर्मी के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके नए पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो पहला वित्त आयोग का जो गठन है वो 1951 में किया गया, 1951 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपके पास कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका बहादुर शाह द्वितीय। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे आपके पास कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि रानी की वाव कहाँ स्थित है। तो रानी की वाव जो है आपकी गुजरात पर स्थित है। कहाँ है? गुजरात पर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे आपसे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को जो है पपास कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा देश G20 ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो जो आपका G20 का हिस्सा नहीं है वो है आपका नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। डी करेक्ट आंसर रहेगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है आपका टाइटन। कौन है? टाइटन। ऑप्शन डी। आगे आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था भाई और काफ़ी विद्यार्थी इसको 5 जून करके आए थे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास 26 नवंबर। देखो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। आगे आपसे कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका यूपी में रहते हैं। तो विधानसभा लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में होगी? यूपी में होगी। कहाँ? उत्तर प्रदेश। आगे आपसे कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो दल बदल विधि से। किससे? दल बदल विधि। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी तमिलनाडु पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जो है वो बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा नहीं करता है भाई। आगे है साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी। कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी भाई। 1857 का जो विद्रोह था जो मेरठ से शुरू हुआ था वो कब हुआ था, आपको डेट बतानी है। तो ये हुआ था आपका 10 मई 1857। ये सबसे पहला विद्रोह था भाई। कौन सा था सबसे पहला विद्रोह? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो राजाजी जो नेशनल पार्क है ये अपने उत्तराखंड में स्थित है भाई। कहाँ? उत्तराखंड। जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून। और यहाँ के जो सीएम है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है। आगे है किस देश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसे क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है भाई। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है। तो पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो पहला तो सबको पता होगा कौन सा है, रशिया। पर दूसरा बहुत कम लोगों को पता है। जो दूसरा है वो कनाडा है भाई। और जनसंख्या पर सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा चाइना। ठीक है, जहाँ से क्या आया था? कोविड, कोरोना वायरस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई। तो ये की थी आपकी वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में कराया गया? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल में कराई गई। कब कराई गई? गुप्त काल में। कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है भाई। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है। ठीक है, पैनक्रियास। कौन सा राज्य सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है? तो गन्ने का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? यूपी में। मूल अधिकार का वर्णन किस भाग पर वर्णित है? तो मूल अधिकार का जो वर्णन है वो भाग 3 पर आधारित है। किस पर? भाग 3 पर। आगे है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता। ऑप्शन सी आपका क्या राइट आंसर रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो कोटा जो है चंबल नदी के। कोटा आप जानते होंगे, अगर आपको आईआईटी, नीट, जेईई की तैयारी करनी तो आप कहाँ जाते हो? कोटा जाते हो। और जो विद्यार्थी कोटा गया होगा तो उसे पता होगा। ठीक है, कौन सी नदी? चंबल नदी। चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। कहाँ है? सेंटियागो। आगे है आपके पास कि द पीपुल के संपादक कौन है? तो द पीपुल जो है किसने लिखी है? लाला लाजपत राय। किसने लिखी है? लाला लाजपत राय। आगे है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत की गई 1929 में, 1929। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष 1917 में, 1843, 1843। सब उत्तराखंड बोर्ड वाले हैं ना, कोई सीबीएसई वाला तो नहीं है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। ठीक है, नाम मूल से मूल और शंकर से शंकर जी। ठीक है, तो स्वामी दयानंद का नाम क्या था? मूल नाम क्या था? मूल शंकर। आगे है कि नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है आपका शेर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी पेपर में पूछा गया आपके आर्मी के कि लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम अवधि 1 घंटा, 1 आवर। आगे आपके पास पंचतंत्र किस काल में लिखी गई है? तो पंचतंत्र जो है वो गुप्त काल में लिखी गई है। किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है, और पंचतंत्र के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अगर वो पूछता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप आंसर दोगे कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई। आगे है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मैंने अभी बताया कब हुआ था, 1949, 1949 में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई आपके कितने मार्क्स आए, कितने सही हुए और कितने गलत हुए भाई। आगे है तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो हराया था मोहम्मद गौरी को। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। आगे है ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। आगे आपके पास सुभद्रो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुभद्रो कप का संबंध फुटबॉल से है भाई। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? तो पहली मार्क्सवाद क्रांति जो हुई आपकी रूस में हुई। कहाँ हुई? रशिया में। और रशिया क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है भाई। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। आगे कह रहा है कि किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो इजिप्ट, मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का उपहार कहा जाता है भाई। आगे है स्वामी दयानंद ने शिकागो सांसद को किस वर्ष संबोधित किया गया? तो ये किया गया आपका 1893, 1893। ठीक है, 1893। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
आगे है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका शेर के लिए फेमस है। किसके लिए? लायन के लिए। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना की जो वेद व्यास ने की। किसने की? वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश जो है वो किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? मतलब अर्थ ट्विन। तो अर्थ ट्विन जो है वो किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। अगर आप किसी भी डिफेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। आपको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों क्षेत्रों में सबसे बेस्ट टीचरों द्वारा कोचिंग कराई जाएगी। आगे आपके पास 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे। तो मैथमेटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक शंकु की जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है। मैं लिख लेता हूँ एक एक चीज़ें। जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है? वो है 10 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है जो त्रिज्या आर, त्रिज्या जो है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। मैंने लिख लिया रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन क्या होगा? तो आप सबको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखो आपके एग्जाम में ये सीधा फॉर्मूला भी पूछता है कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में पूछा था भाई। तो ये होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देख रहे होंगे आप पाई में आंसर है, पाई में क्या है? आंसर है। ठीक है, तो आपको पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है। तो आपसे मैंने बोला कि 1/3 पाई की वैल्यू नहीं निकली है। आर का स्क्वायर मतलब आर कितना है आपके पास? 6। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6। किसी संख्या का स्क्वायर होता क्या है? उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे देखो 6 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 6, या तुम ऐसे लिखो 6 का स्क्वायर 36। तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये 6 × 6 लिखने का मतलब ये चीज़ें आसान हो जाती है। एच आपके पास दे रखा था कितना? 10 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो आपने बोला 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये आ जाएगा 12 × 10। 12 दशा की 120। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख दूंगा मैं सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल इतना आसान था आपका क्वेश्चन। अब पाई भी रह गया, पाई 120 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। एक बाइक सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल लिख लेता हूँ मैं, चाल 54 किलोमीटर प्रति आवर। चाल आपके पास दे रखी है, चाल या स्पीड आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो दे रखी है आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे कह रहे हैं रफ्तार से एक पुल को पार करता है, यदि उस पुल को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। समय कितना लग रहा है? 4 मिनट। टाइम जिसे आप बोलते हो समय, समय लग रहे हैं 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट लग रहा है। तो पुल की लंबाई, तो लंबाई लेंथ इधर लिख लेता हूँ, लंबाई लेंथ जिसे बोलते हो, या आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, दूरी। ठीक है, तो देखो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू, स्पीड को बोलते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। दूरी को आप बोलते हो डिस्टेंस और समय को बोलते हो टाइम, समय को क्या बोलते हो? टाइम। अब यार दूरी को लेंथ भी कहा जाता है, दूरी बोलो या लेंथ बोलो बात एक ही है। ठीक है, तो आपको लेंथ बतानी है या डिस्टेंस बतानी है, कितनी होगी? तो आपके पास चाल और समय है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि लेंथ या दूरी बराबर आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो आप बोल रहे होंगे चाल गुणा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड गुणा समय। यही होगा, नहीं होगा? अब आप मुझे बताओ ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में, या तो दोनों को किस में चेंज कर दो, या तो दोनों को सेकंड में चेंज कर दो, मीटर पर सेकंड और सेकंड में। तो मैं यही करता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड। अब छोटी यूनिट में चेंज करना है, छोटी यूनिट में चेंज करना है तो छोटा वाला ऊपर, छोटा वाला ऊपर मतलब 5 ऊपर 18 नीचे, 18 × 3 = 54। ठीक है, अब 5 × 3 = 15, तो ये आ गया 15
मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि लेंथ बराबर ये है आपके पास चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल आपने कितने निकाली 15, ठीक है, और समय निकाल दो 4 मिनट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में तो 4 × 60, 6 × 24 मतलब 240 सेकेंड। कितने सेकेंड? 240 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आया ना, इंटू 240 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, अब कर लो मल्टीप्लाई, 0 एज इट इज, 15 चक्कू 60, ठीक है, 15 चक्कू 60 कैरी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, क्या बचा? मीटर। ऑप्शन यही आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसे कर रहे होंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास होता है औसत बराबर, औसत बराबर एवरेज जिसे आप बोलते हो, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। जो आपकी संख्याएं हैं उनका योग, संख्याओं का योग, अपॉन होता है संख्याओं की संख्या की कितनी संख्या है, संख्याओं की संख्या। मैंने मान लिया कि उनकी उम्र थी x, उनकी उम्र क्या थी x, तो संख्याओं का योग ये संख्या हो जाएंगी 3x, 5x और 7x। होगी नहीं होगी? ठीक है। अब इन सबका योग, फॉर्मूला क्या कहता है कि सबका योग 3x प्लस 5x प्लस 7x, ठीक है। और ये कितनी संख्या है? तो आप बोलोगे 1 2 3, तो अपॉन 3। और जो इनका एवरेज है, एवरेज एज कितनी थी? 20 साल। एवरेज एज मैंने एवरेज, देखो औसत की जगह औसत, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या कितनी है? 3 है, तीनों रख दी। अब ये वैल्यू यहाँ जाएगी, तो आप बोल रहे होंगे 5 और 3 8 और 8 और 7 15, तो आप बोल रहे होंगे यहाँ से 15x इक्वल टू 20×3 = 60। तो जो x की वैल्यू आएगी वो हम पे कितनी आएगी? वो आएगी 16/50, 60/50। तो 15 चौको 60, x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो सबसे छोटा कौन है? 3x है। तो सबसे छोटा 3x है, तो 3x बराबर क्या बोल रहे हो? 3 × 4, तो 4 3 12, कितना? 12 साल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 75, 32, 7 और 81। सिंपल सा है। अब क्या करूँ कि 81 को सिंपल लिख दो, 81 को 9 लिखते हैं, ठीक है। अभी 9 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, 7 + 9 हो जाएगा। 7 और 9 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 16, ठीक है। अब 16 किसका होता है? तो 16 होता है 4 का, तो 32 के साथ 4 आ जाएगा, तो 32 + 4 कितना? 36। 36 किसका होता है? 6 का होता है। और 75 और 6 कितना होगा? तो 6 और 5 11 कैरी 1, 7 और 1 8, 81। 81 किसका होगा? 9 का होगा। 9 आपके पास आंसर, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से आप कर सकते थे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन भी था। आगे है ये क्वेश्चन, तो एज इट इज लैंसडाउन वाले पेपर में आया था 2018 में। बहुत आसान था पर काफी विद्यार्थी से नहीं निकाल पाए। आपके पास सिंपल A/B दे रखा था, A/B आपके पास दे रखा था कितना? 7:9। क्या दे रखा था? 7:9। और आपसे पूछा, आपको B और C भी दे रखा था, B/C भी दे रखा था आपको 5:7। क्या दे रखा था? 5:7। आपको AC पूछा था, क्या पूछा था? AC। तो सबसे पहले आप इसका ABC निकालते हैं। अब ABC कैसे निकालते? उल्टे एन से निकालते। उल्टा एन कैसा? पहले A की मल्टीप्लाई B से, तो 7 पंजे 35, तो A आ जाता 35। B कैसे निकालते? B से B का मल्टीप्लाई, 5 में 45 और 9 सते 63, ये ABC आ जाता। अब AC पूछा है तो A ऐसे लिख दो, और C को क्या है? 63 ऐसे लिख दो। तो 7 पंजे 35, 7 में 63, 5:9। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये उल्टे एन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे लगेगा, ठीक है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे में मल्टीप्लाई, फिर ऐसे में मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, 7 में 63। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो चीज़ों को। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है। देखो, एक होता है आपके पास क्रय मूल्य, जिसे आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस। जो चीज़ आप खरीदते हो उसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, और जब उसे आप बेच देते हो तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि 480 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहे हैं? 480 रुपए में। और आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट, जिसे आप क्या बोलते हो? लाभ। कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। तो लाभ हो रहा है 20% का। बिल्कुल बेसिक से आपको कराऊंगा पहले। तो आप यहाँ से कह रहे होंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट या लाभ, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। विक्रय मूल्य कितना है? 480 रुपया। कितना रुपया? 480 रुपये। यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल लोगे। ठीक है, देखो 100 प्लस 20 120, कितना हो गया? 120 अपॉन 100। अब आपको पता होगा ये वैल्यू यहाँ जाती है, ये वैल्यू नीचे आती है। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा। तो आप बोल रहे होंगे कि क्रय मूल्य जो होगा वो होगा आपके पास 480 गुणा 100 अपॉन 120। तो जीरो से जीरो, 12 चौको 48, मतलब क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया? 400 रुपये। अब 20% का क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। क्रय मूल्य क्या आ गया? 400 रुपया। अब आप उसे बेच रहे हो, विक्रय मूल्य कितना है? अब आप यदि वही वस्तु जो आपने 400 में खरीदी, उसी वस्तु को अगर आप 580 रुपए में बेचोगे, कितने में बेचोगे? 580 में। जो आप 400 रुपए की खरीद रहे हो उसे 580 में बेचोगे, तो मैं आपसे अगर आपसे पूछूंगा कि प्रॉफिट परसेंट बताओ कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे 400 में खरीदी, 580 में बेच दी, तो 180 रुपए का प्रॉफिट। कितने रुपए का? 180 रुपए का। किस पर? क्रय मूल्य पर निकालते हैं, 400 रुपए पर निकालते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौको 16। ठीक है, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 45। तो यही मेथड आपके लिए बिल्कुल सरल रहेगा। ठीक है, शॉर्टकट में आप चलिए, आप घूम जाओ। आगे है कि 20 पैसा 5 रुपए के कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए। देखो, 20 पैसा 5 रुपए के कितने प्रतिशत है, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। 5 रुपए के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 5 रुपए के। ठीक है, तो देखो 5 रुपए का, ठीक है, 20 पैसा, 20 पैसा 5 रुपए कितना प्रतिशत है, यही तो है। ठीक है, 5 पैसे का जिसके रिस्पेक्ट में पूछा रहा है, जिस पे फोकस करे वो सीधा सीधा नीचे लिख दो। अब आप मुझे बताओ, या तो यूनिट सेम कर दो, इसको भी रुपया में कन्वर्ट कर दो, या इसे भी पैसे में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 रुपए में कितना पैसा? तो आप बोलोगे 1 रुपए में 100 पैसा। देख रखा है किसी ने पैसा? भाई बताओ, 1 रुपए में 100 पैसा, तो 5 रुपए में कितना पैसा? तो आप बोलोगे 500 पैसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 5 रुपए को मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी पैसा, ये भी पैसा। परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100। पैसा से पैसा गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, कितना? 20/5, 5 को 20, 4% आंसर। बोलो हाँ या ना? 4%। देखो, आगे कह रहा है कि 400 छात्र परीक्षा में पास हुए और 60% छात्र फेल हुए, तो छात्रों की कुल संख्या क्या था? आपने देखा होगा कि कोविड के चलते इस बार तो कोई फेल नहीं हुआ होगा। ठीक है, कोई फेल नहीं हुआ होगा। 12वीं वाले बहुत खुश थे कि हम पास हो गए। अब आप मुझे बताओ कि आप टोटल 100% थे। टोटल कितने थे क्लास में? मैंने बोला 100% बच्चे थे। कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए। तो आपने कहा कि भाई 60% फेल हो गए, 100 में से 60% क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा तो पास कितने हुए, तो आप बोल रहे होंगे कि 40% पास हुए। कितने पास हुए? 40%। अब तो 407 परीक्षा में पास हुए, कितने हुए? 400। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 40% जो है वो 400 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे हाँ। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोल रहे होंगे कि 400/100।
40, 0 से 0, 4 एकम 4, 0। 1% की वैल्यू 10 आ गई तो टोटल कक्षा में 100% स्टूडेंट रहे होंगे। मैंने बोला कितने रहे होंगे, 100। टोटल स्टूडेंट कितने, 100%। ठीक है, अगर यहाँ 100 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना, 1000 आपके पास, 1000 आपके पास आंसर। एज इट इज क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा गया था। आगे कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन तथा महत्तम समापवर्तन क्रमशः 960 तथा 16 है। यदि पहली संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट करके लिख देना फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिख देना भाई। एचसीएफ एलसीएम से आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा सेकंड नंबर दूसरी संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या आपको 20 दी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 960, एलसीएम 16। इस वैल्यू को नीचे भेज दो तो सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप बोल रहे होंगे 960 इंटू 16 अपॉन कितना 20, 0 से 0, 2 अट्ठे 16, 8 छक्के कितना 48, कैरी 4, 8 9 में 72 और 4 76, 768 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो आपका क्या है सेकंड नंबर में। बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल आपको फंडा लगाना था। ये वैल्यू है आपके पास ए, ये चलो आप इस तरह से मत करो, आप इसे सिंपल एक तरीका समझो, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे आप तो ये है लगभग 2.644। कभी इस तरह से आता है, कभी ये थोड़ा सा और घुमा देता है इसे। प्लस करेंगे 6 और 4 10 कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 कैरी 1, 2 और 2 4 1। इसकी वैल्यू जो आ गई मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। इनटू इसको माइनस कर रहा हूं मैं, 2.644 को अगर मैं माइनस करता हूँ 2.356 से, तो आप देखो 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 3 बच गया, इसने से कैरी दिया, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0.288। ठीक है, 0.288। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा रहा, मल्टीप्लाई लगा देते, 0.288। तो वैल्यू यहाँ से पूरी कट जाएगी, आंसर आपका 5 आ जाएगा। काफी क्वेश्चन इसे स्किप करके आए थे काफी विद्यार्थी देखने में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसीलिए भाई। कितने समय में, कितने समय में आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कह रहा है एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकालें। कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाएगी। टाइम इक्वल टू होता है आपके पास n-1 अपॉन r इंटू 100, जहां t होता है समय, r होता है दर और n होता है नंबर्स। ठीक है, कितना टाइम्स हुआ, कितने गुने हुआ, तो कितने गुने हुआ, तो आप बोल रहे होंगे कि 4 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। कितने दर पर, 12% साधारण ब्याज की दर। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, तो 4 में से 1 गया 3/12 इंटू 100, 3 चौकू 12, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 25 चौकू 100। तो 25 साल में वो 12% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तीन संख्याओं का औसत 6 है, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 6 है। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 6 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 छक्के 18। और कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत भी 6 है, दो संख्याओं का औसत भी कितना है, 6। 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12। अब ये तीन संख्याओं का योग है, ये दो संख्याओं का योग है, 3 में से 2 माइनस करोगे, जो बची हुई संख्या होगी वो कौन सी होगी, तीसरी होगी। तो 18 माइनस 12 कर रहे होंगे तो 6। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे आपसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और उसका आधार 8 सेंटीमीटर है, तो उस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक कोण कितने का, 90 का।
ठीक है, एक कोण कितने का, 90 का। सबसे पहले वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल आपके पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 24। फॉर्मूला क्या होता है जरा कमेंट में बताइए। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हाइट निकाल दोगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास कितना, लिख लेता हूं यहाँ पे। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब आप बोलोगे भैया समकोण खा गए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 दे रखा है, हाफ बेस आपके पास 8 दे रखा है, तो ये वैल्यू यहाँ इसको नीचे भेज दो। हाइट आपके पास आ जाएगा h इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, 24 इंटू 2 एंड अपॉन 8। 8 3 24, 3 दूनी 6, तो h इक्वल टू 6 आ गया। अब देखो हाइट आपके पास 6 है। ठीक है, हाइट कितनी है, 6 है। आधार आपके पास 8 है। आधार कितना है, 8। हाइपोतेनस निकाल दोगे तो बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोथेनस से आप क्या बोलते हो, पहले हिंदी में बता देता हूं। इसको आप बोलते हो आधा